बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से BSc सेमेस्टर 6 बॉटनी पेपर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है। ऐसे विद्यार्थी जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है OMR पाठ्यक्रम के हिसाब से होना है उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर रामबाण होगा, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे। सेमेस्टर 6 में दोस्तों जो आपका बॉटनी पेपर फर्स्ट का पेपर टाइटल है वो है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीदिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ये मेजर सब्जेक्ट का पेपर टाइटल है, और इस प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर के 75 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के पूछे गए थे। और हमारे पास ये जो प्रश्न पत्र आया है ये बुकलेट सीरीज डी का है। आपका बुकलेट सीरीज सेम या डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपके प्रश्न जो रहेंगे वो सभी के सेम रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले प्रश्न के साथ। पहला क्वेश्चन इसमें है कि रेंज क्या होता है, व्हाट इज द रेंज। रेंज यहाँ पर आपको बताना है। रेंज होता है किसी डाटा सेट में उच्चतम व न्यूनतम मान का अंतर। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा सेट आर कॉल्ड रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए पहले का कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कई बार ये रेंज वाला प्रश्न अभी तक पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है जिसमें पूछा गया है कि टोटी पोटेंसी क्या है। टोटी पोटेंसी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि टोटी पोटेंसी क्या होता है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि संवर्धन माध्यम में पुष्पन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि संवर्धन माध्यम में किसी कोशिका के अंग का विकास। सी है संवर्धन माध्यम में पुष्प से फल का विकास। और डी ऑप्शन आपका दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी डी वाला उत्तर सही होगा। टोटी पोटेंसी जो है वो संवर्धन के माध्यम में पुष्पन भी कहते हैं, संवर्धन माध्यम में किसी भी कोशिका के अंग का विकास, और संवर्धन माध्यम में पुष्प के फल का विकास, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा गया है कि हेप्लाइट पौधा प्राप्त किया जा सकता है। हेप्लाइट प्लांट्स आर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो हेप्लाइट प्लांट जो है वो कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे ये एंथर संवर्धन, एंथर कल्चर जिसे कहते हैं। तो हेप्लाइट प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंथर कल्चर। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया है कि निम्न में लिखित में से कौन सा रसायन जीव द्रव्य संलयन में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, या फिर मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल और यूरेनिक एसिड। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। ये एक प्रकार का रसायन है जो जीव द्रव्य संलयन में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर 1 वाला करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और 5वां प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा नैनो टेक्नोलॉजी के लाभ है। विच ऑफ द एन एविडेंटेज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दवाओं का लीकेज, कम घुलनशीलता, या ऑप्शन 3 है बढ़ती हुई स्थिरता, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें से ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। इनमें से नैनो टेक्नोलॉजी के ये सभी लाभ हैं, दवाओं का लीकेज, कम घुलनशीलता यानी लो सॉल्बिलिटी, और इंक्रीजेड सॉल्बिलिटी, ये सभी नैनो टेक्नोलॉजी के लाभ हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 जिसमें है कि उच्च महत्व वाले शोध जर्नल को क्या कहा जाता है, या उनका क्या अधिक अंतर है। ये प्रश्न थोड़ा सा सस्पेंस में है, ध्यान दीजिएगा। उच्च महत्व वाले शोध जर्नल को कहा जाता है, उनका क्या अधिक है। तो उनका जो मान है इसमें इम्पैक्ट फैक्टर अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा प्रश्न नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पर्यावरणीय दशाओं पर डाटा इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। ए पर्सन हु कलेक्ट डाटा एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज कॉल्ड। तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे, उनको हम मेरियोरोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, मेटियोरोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर
यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आठवां प्रश्न है कि लिंकेज के परिणाम स्वरूप किस प्रकार के फिनोटाइप बनते हैं। लिंकेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ विच टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स। तो इसमें ऑप्शन एक दिया गया है कि पेरेंटल टाइप, प्रभावी टाइप, वाइल्ड टाइप या अप्रभावी टाइप। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरेंटल टाइप यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है, यानी लिंकेज के परिणाम स्वरूप पेरेंटल टाइप फिनोटाइप बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीनिक वैलेंस सिद्धांत लिंग निर्धारण का किसके द्वारा दिया गया था। तो ये सिद्धांत दिया गया था दोस्तों सीबी ब्रिज के द्वारा। किसके द्वारा? सीबी ब्रिजेस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वां है कि प्योर लाइन ब्रीड का अर्थ क्या होता है। प्योर लाइन ब्रीड रेफर टू, तो जो प्योर लाइन ब्रीड है वो रेफर करता है होमोजाइगोसिटी ओनली। ठीक है, होमोजाइगोसिटी ओनली रेफर करता है प्योर लाइन ब्रीड। ऑप्शन नंबर 2 10वें प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें पूछा गया है कि केंद्रीय कंद फसल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो ये दोस्तों त्रिवेंद्रम में अवस्थित है, यानी तिरुवनंतपुरम में, त्रिवेंद्रम। ऑप्शन नंबर 3 11वें प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर जिसमें पूछा गया है, 12वां प्रश्न है कि पौधों में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेटली के जीन्स कहाँ पर स्थित होते हैं। तो इसके जो जीन उपस्थित होते हैं वो उपस्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कितनी न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ने या घटने से होता है। ठीक है, तो फ्रेम शिफ्ट जो म्यूटेशन होता है उनमें एक या दो, एक यानी 1 न्यूक्लियोटाइड और 2 न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के मिलने से होता है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों इसमें से सही होगा, तो आप चौथा ऑप्शन टिक करेंगे, बोथ ए 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बेस एनालॉग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस एनालॉग। तो इनमें से जो आपका दिया गया है 5 ब्रोमो यूरेसिल, 5 ब्रोमो यूरेसिल जो है ये एक प्रकार का बेस एनालॉग है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे संपन्न होता है। तो जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है ये जो संपन्न होता है वो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? संपन्न होता है। तीसरा ऑप्शन 15वें प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा गया है कि टाइसोमी इज रिप्रेजेंटेड बाय, टाइसोमी को दर्शाया जाता है। तो टाइसोमी को 2n+1 से दर्शाया जाता है। इसका जो इक्वेशन है वो क्या है? 2n+1। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसमें पौधे का चयन उनकी जनसंख्या के उनके बाह्य रूप के आधार पर किया जाता है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन, या फिर चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 1 और 2 दोनों। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा मास सिलेक्शन। ठीक है, पौधे का चयन उनकी जनसंख्या एवं उनके बाह्य रूप के आधार पर मास सिलेक्शन के रूप में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न आपका सही उत्तर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 मास सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति का जो जनक है अगर भारत में पूछा जाता तो आपका क्या हो जाता? MS स्वामीनाथन। लेकिन यहाँ पर जो है पूछा क्या गया है, तो हरित क्रांति के जनक को किसके रूप में जानते हैं? ऑप्शन नंबर 4 नॉर्मन बोरलांग जो थे ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जीन उत्परिवर्तन कैसे होता है। जीन म्यूटेशन इज केस ड्यू टू, तो जीन उत्परिवर्तन जो उत्परिवर्तन की क्रिया होती है वो होती है कब?
जब डीएनए में जीन के क्रम में परिवर्तन होता है। डीएनए के जीन में क्रम परिवर्तन, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीन इन डीएनए। ऑप्शन नंबर 4 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इमेस्कुलेशन प्रक्रिया होती है। इमेस्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ, तो इमेस्कुलेशन जो है ये एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रिमूवल ऑफ स्टेमेंट्स और एनादर, यानी कि उसमें स्टेमेंट्स या एंथर को मादा पौधे से हटाया जाता है या हटाना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि टिटिकल निम्न में से किसमें अंतर जेनेटिक क्रॉस का परिणाम है। तो इसमें जो परिणाम है वो आ जाएगा टिटिकम एवेस्टिमम व साइकेलसीरियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें है कि पॉलीपेप्टाइडी का प्रेरण होता है। पॉलीप्लाइडी का प्रेरण होता है, तो ये जो इसका प्रेरण होता है कहाँ पर होता है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे कोलिचिसिन के में होता है, कोलिचिसिन में होता है। ऑप्शन नंबर 4 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोस्टैटिक्स में व्यक्तियों का समूह जिन पर अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक, जनसंख्या, समूह या श्रृंखला। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोजिशनल एवरेज होता है डाटा के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद। तो इनमें से हम लगाएंगे किसके, कौन से टिक लगाएंगे, मीडियन पर लगाएंगे। मीडियन एक प्रकार का ऐसा पोजिशनल एवरेज होता है जिसमें डाटा के बढ़ते या घटने क्रम में हम व्यवस्थित करने के बाद में उसको लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन। अगर यही क्वेश्चन पूछता आपसे, देखिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पोजिशनल एवरेज होता है जो डाटा के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित होता है। ठीक है, तो व्यवस्थित करने के बाद मीडियन होता है, आप सबको पता है। तो ऑप्शन 2 इसमें टिक करेंगे। कई बार ये रिपीट हो चुका है, इसलिए आपको बताने का मैंने प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर है कि किसी कैलस के विभेदीकरण के लिए कौन से हार्मोन आवश्यक हैं। तो इनमें से हार्मोन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑक्सिन और जो है साइटोकाइनिन जो हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें है कि द्वितीयक अपचायी पदार्थ का उत्पादन किस संवर्धन में किया जाता है। तो किस में किया जाता है, पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि मेरिस्टीम संवर्धन, जीव द्रव्य संवर्धन, कोशिका सस्पेंशन संवर्धन और एंथर संवर्धन। आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है और आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, नैनो टेक्नोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है। तो इनमें से क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी के जो फादर हैं वो है रिचर्ड फेनमैन। ठीक है, रिचर्ड फेनमैन जो है ये नैनो टेक्नोलॉजी के फादर हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है NEAT का फुल फॉर्म पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा NEAT का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है न्यूरो एवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है भैया, वेरिएबल होता है एक लक्षण जिसका भिन्न भिन्न मान हो, ए कैरेक्टरिस्टिक दैट टेक्स ऑन द डिफरेंट वैल्यू। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में छात्रों की लंबाई है, तो एक हाइट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास ए। तो इसमें से आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, जिसमें पूछा गया मॉड क्या है, व्हाट इज द मॉड। चलिए आप सब लोग प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देने में। ऑप्शन आपका दिया गया है मॉड के बारे में। ऑप्शन ए कह रहा है कि किसी डाटा के सेट के मध्यमान को, क्या इसको मॉड कहते हैं, या किसी डाटा के सेट के औसत को कहते हैं, या किसी डाटा के सेट का न्यूनतम मान, या
ऑप्शन नंबर 4 है कि किसी डेटा सेट का अत्यधिक आवृत्त मान। तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, यानी किसी डाटा सेट के अत्यधिक आवृत्ति मान को माड कहते हैं। चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया दोस्तों कि फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर कौन हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हैबरलैंड। हैबरलैंड को प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें क्वेश्चन है कि वह संस्था जो पादप संग्रह, इंडक्शन, डॉक्यूमेंटेशन और जन्म प्लाज्म के सतत प्रबंध को समन्वय प्रदान करती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं IBPGR। अब IBPGR क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए, इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, जल्दी से आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिए। इसका मतलब क्या होता है? I फॉर इंटरनेशनल, B फॉर बोर्ड, P फॉर प्लांट, G फॉर जेनेटिक, R फॉर रिसोर्स। तो इसको हम कह सकते हैं द इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें पूछा गया है कि मनुष्यों में ABO रक्त समूह किसका उदाहरण है? तो मनुष्यों में जो ABO रक्त समूह है वो उदाहरण है सह प्रभाविता का। किसका? सह प्रभाविता। ऑप्शन नंबर 3 इसमें कोडोमिनेंस आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मियोसिस में सबसे लंबी प्रावस्था है? तो प्रोफेज जो फर्स्ट है वो सबसे लंबी प्रावस्था है। आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें है कि फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस व ऑटोफैगी किसके कार्य हैं? तो ये कार्य किसके हैं भैया? इसमें से आपका प्राक्सिसोम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्राक्सिसोम के ये कार्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, प्राक्सिसोम और लाइसोसोम, इसमें से करेक्ट उत्तर होगा चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच जेनेटिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? क्रॉसिंग ओवर। आपका ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा गया है कि जिस प्रक्रिया में कपलिंग और रिपल्सन दोनों पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो कपलिंग और रिपल्सन जहां पर ये दोनों प्रक्रिया हो रही हो उसको हम लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकेज। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि वाई क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, जो वाई क्रोमोसोम्स पर जीन पाए जाते हैं उनको हम होलेंड्रिक जीन्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि ड्यूरिंग द मियोसिस फर्स्ट इन विच स्टेज द साइनेप्स टेक्स प्लेस? पहला ऑप्शन दिया गया है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन और डिप्लोटीन। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भैया? इनमें से जो 40 नंबर का प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा जाइगोटीन। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 41 नंबर है, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा या निम्नलिखित में से किस प्रावस्था में सेंट्रोमियर टूटता है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एनाफेज सेकेंड, जब एनाफेज सेकेंड की प्रक्रिया होती है तब सेंट्रोमियर क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, जिसमें है क्रोमेटिन किसका बना होता है? तो डीएनए और हिस्टोन से मिलकर के, डीएनए और हिस्टोन से मिलकर के क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग दोहरी कला से घिरा रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड द ऑर्गेनल? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकांडिया, राइबोसोम या लाइसोसोम? तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा भैया? माइटोकांडिया। क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें है कि हेटेरोसिस
किस दूसरे नाम से जाना जाता है? हेटेरोसिस को किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो हेटेरोसिस को दोस्तों माफ कीजिएगा, हाइब्रिड बिगर के नाम से जानते हैं। हेटेरोसिस का जो दूसरा नाम है वो क्या है? हाइब्रिड बिगर है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 45 आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि मेल स्टेरिलिटी का लक्षण होता है, मेल स्टेरिलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाई। तो जो मेल स्टेरिलिटी होता है उसमें क्या होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है क्या इसमें क्रियाशील परागकण होते हैं, या फिर सूक्ष्म बीजाणु जनन की अतिक्रियाशीलता, या निष्क्रिय परागकण। तो इनमें से नॉन फंक्शनल पोलियन हो जाएगा, जिसे हिंदी में कहते हैं निष्क्रिय परागकण। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरिलिटी का कारण है? स्टेरिलिटी का कारण यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, जिसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, जैव विकास और हेटेरोसिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा मुझे सस्पेंस लगा तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें है कि मूलर ने दर्शाया कि उत्परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा प्रेरित किया गया था? तो एक्सरे किरण, ठीक है, एक्सरे के द्वारा, एक्स किरणों के द्वारा, एक्सरेज के द्वारा मूलर ने बताया था कि जो उत्परिवर्तन है वो एक्सरे के द्वारा प्रेरित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया एआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एआई का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आप सबको इसका पता होगा आंसर, तीसरा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एआई की सामान्य भाषा। तो एआई की जो सामान्य भाषा है वो जावा और पाइथन ये दोनों हैं। अब यहाँ पर दिया गया है जावा, पाइथन, C++ और PHP। तो फिलहाल इनमें दोनों लैंग्वेज, जावा और पाइथन दोनों लैंग्वेज है एआई के, सबसे ज़्यादा प्रयोग जावा का होता है। तो आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं, और जिन्होंने पाइथन लगाया उनका भी सही होगा। अब डिपेंड ये करता है कि यूनिवर्सिटी इसका आंसर क्या मांगती है। चलिए फिलहाल अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे कहते हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक हैं वो है जॉन मैकार्थी। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है कि शोधगंगा किसका संग्रह है? तो शोधगंगा जो संग्रह है वो है ईथीसिस का। इसमें ई संसाधन भी नहीं होगा, और ना ही ई पुस्तक होगा, ना ही ई जर्नल होगा। ईथीसिस करेक्ट उत्तर होगा शोधगंगा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा गया है कि INF LIBNET है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि ये क्या है? ये एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फिर बुद्धिजीवियों का संगठन, एक प्रोग्रामिंग भाषा, या फिर विशेषज्ञों का एक डाटाबेस? चलिए उत्तर देने का प्रयास करेंगे आप सब इस क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर दिया गया है INF। तो INF मतलब क्या हो गया? INF इंफॉर्मेशन, LIB लाइब्रेरी, और NET से नेटवर्क। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। तो ये क्या है? एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें है कि वायु की गति को किसकी सहायता से मापते हैं? तो वायु की गति को किससे मापते हैं भैया? आप सबको पता होगा, इनोमोमीटर, माफ कीजिएगा, इनोमोमीटर के माध्यम से हम वायु की गति को मापते हैं। यहाँ पर आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें है कि एक वनस्पति विज्ञानी जिसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसका क्या नाम है भैया? तो स्लाइडेन और स्वान इन दोनों ने प्रपोज किया था कोशिका सिद्धांत को। और फिलहाल अब हम ऑप्शन नंबर दोनों यहाँ पर सही करेंगे। अब यूनिवर्सिटी इसमें कौन सा ऑप्शन मानेगी वो उस पर डिपेंड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति की जो मिडल लैमिना है किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है दोस्तों कैल्शियम के पेप्टेट से। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम पेप्टेट। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि पादप कोशिका के किस भाग लिग्नन नहीं पाया जाता है? तो कोशिका के इनमें से दोस्तों प्राथमिक यानी प्राइमरी सेल वाल, प्राथमिक
कोशिका भित्ति में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सेलुलोज किसका निर्माण करने वाला पदार्थ है। क्वेश्चन है कि सेलुलोज किसका निर्माण करने वाला पदार्थ है, तो क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के हिसाब से इसमें आप लगाएंगे प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चौथा ऑप्शन सही है 57 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 58 जिसमें है कि रितिका की कला को क्या कहते हैं, तो इसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, टीनोप्लास्ट कहते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स इज टीनोप्लास्ट, माफ कीजिएगा यहाँ पर टीनोप्लास्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र पाया जाता है, क्रेब्स साइकिल। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 जिसमें पूछा गया है कि पादप कोशिका के किस भाग में लिग्नन नहीं पाया जाता है। फिलहाल ये दोनों पेज सेम ही थे। चलिए प्रश्न नंबर 60 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंता प्राद्रवी जालिका का कार्य है। इनमें से जो कार्य है वो किसका है भैया, ऑल ऑफ एबव। यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, जिसमें है कि वह कोशिकांग जो प्रकाश श्वसन में भाग लेते हैं, तो प्रकाश श्वसन में जो भाग लेने वाले इनमें से हैं वो आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, प्राक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 61 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि वसा युक्त बीजों में कौन सा कोशिकांग वसा के कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हेतु जिम्मेदार है, तो परिवर्तन हेतु जो जिम्मेदार माना जाता है उसको कहते हैं पराक्सीसोम। क्या कहते हैं भैया, पराक्सीसोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग स्पेंडियल तंतु के निर्माण में सहायता करता है, तो स्पेंडियल तंतु में जो सहायता या मदद करने का कार्य करता है वो करता है आपका सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल मदद करता है। तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें पूछा गया है कि सीलिया व फ्लैजिला माइक्रोट्यूबुल के बने होते हैं और माइक्रोट्यूबल बने होते हैं एक प्रोटीन से, वह क्या है, तो उस प्रोटीन का क्या नाम है, उस प्रोटीन का ट्यूबुलिन नाम है। क्या नाम है, ट्यूबुलिन। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अब इस प्रश्न को समझिएगा, इसमें कह रहा है कि सीलिया और फ्लैजिला ये माइक्रोट्यूबल से बने होते हैं, लेकिन जो माइक्रोट्यूबल है ये जो बने होते हैं प्रोटीन से, उस प्रोटीन का क्या नाम है, तो उस प्रोटीन का ट्यूबुलिन नाम है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, जिसमें है कि निम्न में से कौन हिस्टोन प्रोटीन लिंकर का कार्य करता है, तो इनमें से H1 हिस्टीन प्रोटीन लिंकर का काम करता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें है कैरियोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, तो कैरियोकाइनेसिस में विभाजन होता है केंद्रक का, न्यूक्लियस का। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन, जिसमें प्रश्न है कि एक कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, वह कहाँ पर होता है, तो वह होता है न्यूक्लियस में। कहाँ पर होता है, केंद्रक में होता है। और इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं कि जब कोई भी कोशिका विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, तो वो जो होती है वो वृषण और अंडाशय इन दोनों में होती है। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। चलिए बोथ आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका का सही क्रम, यहाँ पर पूछा गया है कोशिका चक्र का सही क्रम। तो कोशिका चक्र का जो सही क्रम है वो हो जाएगा G1, S, G2 और M। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। देखिए 69 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि जंतु कोशिका में कोशिका द्रव विभाजन होता है, तो जंतु कोशिका में जो कोशिका द्रव का विभाजन होता है वो कहाँ पर होता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये आपका इसमें दिया गया है कि फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा होता है, या कोशिका कला में फेरो के निर्माण द्वारा होता है, या फिर अंदर से बाहर की तरफ फेरो द्वारा। तो इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा सा सस्पेंस लग रहा है, तो गलत आंसर देने का बिल्कुल मेरा इरादा कोई है नहीं, और थोड़ा सा मुझे सस्पेंस है दोस्तों। ये क्वेश्चन मुझे क्लियरली मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, प्रयास करूँगा कमेंट बॉक्स में बता दूँ। अगला प्रश्न देखिए, जिसमें है 70 नंबर, जिसमें है क्वेश्चन कि किस अवस्था में साइनोप्लोटिनिमल कॉम्प्लेक्स घुल जाता है।
तो घुलने का कार्य कब होता है? जब ये डिप्लोटीन में, ठीक है, डिप्लोटीन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है मोनोसोमी तब होता है जब, तो मोनोसोमी जब होता है जब एक जोड़े गुणसूत्र में किसी एक का अभाव होता है, तब यह होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, मोनोसोमी दर्शाया जाता है, तो मोनोसोमी को हम 2n-1 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भैया? 2n-1 से। ऑप्शन नंबर 3 72 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट में क्रॉसिंग ओवर को घटाता है? तो क्रॉसिंग ओवर को घटाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? इसमें से आपका इंटरकैलरी हो जाएगा, टर्मिनल, या फिर पैरासेंट्रिक या पेरीसेंट्रिक। तो इनमें से पेरीसेंट्रिक आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें पूछा गया है कि कोई परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप एक या अधिक गुणसूत्र का जुड़ना या घटना होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम मोनोप्लाइडी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मोनोप्लाइडी कहते हैं। ऑप्शन 3 इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें है कि किस फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे पैकिटीन फेज में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। तीसरा ऑप्शन 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। आज के इस प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न पूछे गए थे बहुत ही इंटरेस्टिंग थे और इम्पॉर्टेंट भी थे। लगभग 4 से 5 प्रश्न इसमें मुझे सस्पेंस मिले, जिनका थोड़ा सा आंसर डिपेंड करता था यूनिवर्सिटी पर, तो उन प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया है। किसी भी प्रश्न पे अगर आपको डाउट है तो आप सबसे मेरा निवेदन है एक बार गूगल कर ले, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वैसे मैंने अपनी तरफ से 100% प्रयास किया है कि एग्जैक्ट आंसर की और एग्जैक्ट आंसर सभी प्रश्नों का मैं बता पाऊँ आप लोगों को, ठीक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ आप सबसे मेरा निवेदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।